हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एच-टेट, सी-टेट के जो टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है, इन हाई स्कूल में मैनी ऑफ अस नेवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस दैट ग्रामर वुड डैश इन लेटर लाइफ। हाई स्कूल के दौरान मैनी ऑफ अस, हम में से अनेक ने, बहुतों ने, नेवर रियलाइज़, कभी भी इस चीज़ को एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया, किस चीज़ को, द इम्पोर्टेंस, महत्व को, किस चीज़ का, ग्रामर का, वुड डैश इन लेटर लाइफ, यानी जब हाई स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे तो हमने किसी ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि ग्रामर का जो बाद के जीवन में जो इम्पोर्टेंस है उसका कितना योगदान है, कितना वो रोल प्ले करती है, ये हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया, हमने ये बताना है। तो ऑप्शन है फिगर, पोर्ट्री। पोर्ट्री का मतलब होता है चित्रण करना, फिगर होता है कोई शेप, आकृति, प्ले, एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होगा, प्ले। ग्रामर वुड प्ले इन लेटर लाइफ, की ग्रामर के बाद के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, ये हमने किसी ने रियलाइज़ नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमने जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है, बेस्ट एक्सप्रेस वाला जो क्या है वर्ड को चुनना है, जो सबसे अच्छा इनमें से मीनिंग है वो उसको हमने चूज करना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। द प्लेसिड वाटर ऑफ द लेक गेव हिम कंफर्ट एंड कंसोलेशन, यानी झील का जो पानी था, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, शांत जो पानी था झील का, गेव हिम, उस पानी ने उसको कंफर्ट दिया, आराम दिया, और उसको एक तरह से कंसोलेशन, एक सांत्वना दी, अच्छी फीलिंग्स दी। तो यहाँ हमने प्लासिड का मीनिंग बताना है, डीप, काम, क्लियर और कोल्ड। तो इसका डीप मीन गहरा, क्लियर मीन स्पष्ट, कोल्ड मीन ठंडा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा, काम। तो प्लेसिड का मतलब क्या हो गया, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सब्सटीट्यूट। हमने सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट करना है दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो भी सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन जो वर्ड है उसका अपोजिट हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, हिज स्पीसीज, उसके जो स्पीसीज था, उसके जो भाषण थे, वर इंसिपिड, वो क्या थे, इंसिपिड थे। इंसिपिड का मतलब होता है कोई चीज़ डल होना, जिस स्पीच में, जिसकी बातों में कोई टेस्ट ना आए, यानी कि हम टेस्टलेस कह सकते हैं। यानी उसके जो स्पीसीज थे वो इंसिपिड थे, वो डल थे, वो टेस्टलेस थे। तो ऑप्शन क्या है, इन्फॉर्मेटिव थे क्या उसके स्पीसीज, क्या इंसाइटफुल थे, क्या लाइवली थे, या फिर शॉकिंग थे। शॉकिंग आप समझ लेंगे, सरप्राइजिंग, लाइवली एनर्जेटिक, इन्फॉर्मेटिव यानी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाले, और फिर इंसाइटफुल, यानी इसमें क्या जाएगा, उसके जो भाषण थे वो क्या थे, इंसिपिड थे, यानी कि डल थे, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डल का हो जाएगा लाइवली, यानी कि एनर्जेटिक। तो इसकी मीनिंग भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इंसिपिड का मतलब होता है डल, और टेस्टलेस यानी कि नीरस, और इनसाइटफुल का मतलब होता है शोइंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक क्लियर समझ को शो करना ऑफ ए पर्सन और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति या किसी स्थिति की समझ को बोलते हैं इनसाइटफुल। तो सही एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा लाइवली। चौथा क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से हमने कौन से जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग सही है ये फाइंड आउट करना है। कमेंसुरेट, COMMENSURAT, कमेंसुरेट, COM आएगा, ये गलत, ये बिल्कुल भी नहीं। और COMMENSURAT, कमेंसुरेट, ये एग्जैक्ट स्पेलिंग है। कमेंसुरेट का मतलब होता है यानी इन प्रॉपर प्रोपोर्शन विद एडिक्वेट, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना, या उसका जो अनुपात है वो उचित होना, सही मात्रा में होना। तो एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है ये आएगी कमेंसुरेट, M आएगा, COMMEN, SURAT, कमेंसुरेट। इसके अंदर यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी, REIT कर दिया, और इसके अंदर RR दे दिया, COMMENSURR, यहाँ पर RR गलत है, ठीक। और
यहाँ पर क्या है, REIT दे दिए, यहाँ पर ये गलत है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द अल्टरनेटिव विकल्प। हमने विकल्प चूज करना है विच कैन रिप्लेस, जिसको रिप्लेस किया जा सके द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम थिंग। यानी क्या करना है, जो विकल्प दे रखा है उसकी जगह रिप्लेस करना है गिवन वर्ड्स को, ताकि हम सेंटेंस को जो है वैसे का वैसे सेम मीनिंग हम उससे कम्युनिकेट कर सकें। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एपियरी, जू, एक्वेरियम या एवियरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी। क्या कहा जाता है उसको? एपियरी। जू तो सबको पता है, जहाँ एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है। एवियरी होता है पक्षीशाला। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी बोला जाता है। एवियरी मीन ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एवियरी। और एक्वेरियम क्या होता है? ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जहाँ पर मछलियों को और जो पानी वाले जो पौधे हैं, जलीय जो प्लांट हैं, उनको रखा जाता है, उसको एक्वेरियम कहते हैं। और इसे एक वर्ड और एक्स्ट्रा, हार्बर। हार्बर होता है ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहाँ शिप्स को रखा जाता है उसको हार्बर, बंदरगाह कहा जाता है। तो जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसको एपियरी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? एपियरी। तो हार्बर का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहाँ शिप्स को रखा जाता है उसको हार्बर कहते हैं। शेल्टर, शेल्टर का मतलब कोई चीज़ का आवास होना। तो शेल्टर के जो सिनोनिम्स हैं वो होते हैं अबोड, निवास स्थान, अबोड, असाइलम, ASYLUM, असाइलम का मतलब भी होता है किसी चीज़ का निवास स्थान, रहने की जगह। रिफ्यूज, शरण लेना, आश्रय लेना यानी निवास स्थान। सैंक्टम, सैंक्टम SANCTM, सैंक्टम का मतलब भी होता है निवास स्थान। तो यहाँ साथ साथ मैंने कुछ सिमिलर वर्ड सिनोनिम से बता दिए हैं। शेल्टर का मतलब होता है आवास, अबोड, असाइलम, रिफ्यूज और सैंक्टम। एक होता है अनाज घर भी, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, एक ऐसा घर जहाँ पर हम अनाज वगैरह रखते हैं, ग्रेनरी कहा जाता है। GRANARY, ग्रेनरी, अनाज घर। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेनरी, एक ऐसा घर जहाँ पर अनाज को रखा जाता है उसे अनाज घर यानी ग्रेनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, यानी लेखक की मृत्यु के बाद उसकी बुक को प्रकाशित करना क्या कहा जाता है? क्या उसे पॉपुलर कहते हैं, क्या उसे होमेज कहते हैं, क्या उसे न्यूबॉर्न कहते हैं, या उसे पोस्थुमस कहते हैं? तो सही एग्जैक्ट आंसर होगा पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत। स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं, POSTHU, पोस्थुमस, MOUS। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, होमेज होता है श्रद्धांजलि देना, न्यूबॉर्न सभी को पता है। पॉपुलर के कुछ सिमिलर वर्ड हैं, फेमस प्रसिद्ध होना, वेल नोन प्रसिद्ध होना, रिनाउंड, रिनाउंड RENOWED, रिनाउंड का मतलब भी होता है फेमस, कोई चीज़ प्रसिद्ध होना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, हमने सही विकल्प चुनना है। कंप्लीट द सेंटेंस, जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। विच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो किस में चेंज किया गया है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमने बनाना है। तो ये नरेशन दे रखा है, नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, मैंने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू का बन जाएगा विस्ड,
जैसे अगर ये सिंपल होता सेड टू को टोल्ड में बदल देते, अगर ये इंटेरोगेटिव होता सेड टू को आस्क्ड में बदल देते, कोमे की जगह इफ या वेदर लगाते। ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, इसको तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच, हमने बनाना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। कोमे से इस साइड का जो भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये इसमें विश की है, हमने उसको गुड मॉर्निंग क्या है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर सेड टू को विश्ड के अंदर चेंज किया जाता है। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई सेड टू का हो गया विश्ड माई फ्रेंड्स। अब यहाँ कोमा की जगह ना दैट आएगा ना इफ या वेदर, कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट आ जाएगा। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज, एंड आस्क्ड, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या आस्क्ड, और हमने उससे गुड मॉर्निंग किया और उससे क्या कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब देखो ये प्रश्नवाचक है, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ हाउ आर यू, यू देखो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड क्या है एक मेल है, तो जो यू है ये बदलेगा किसके अनुसार हाउ आर यू। तो यू किसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या फ्रेंड, और फ्रेंड को बार बार फ्रेंड नहीं लिखेंगे तो फ्रेंड की जगह क्या जाएगा ही। तो एंड आस्क्ड हाउ ही, और इज आर, इज एम आर को बदल देंगे वाज वर्ग के अंदर, तो हाउ ही वाज। तो क्वेश्चन आंसर क्या बन जाएगा आई विश्ड माई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, और मैंने फिर उससे पूछा हाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर यू कौन सा है, फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड और फ्रेंड की जगह लगाएंगे ही हाउ ही, और इज एम आर को बदल देंगे वाज वर्ब में। तो ही एक वचन है तो इसमें वाज आ जाएगा न कि वर, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें मैंने चारों ऑप्शन नहीं दिए, मैंने इसको सोल्व ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी डैश हर आइडेंटिटी कार्ड, सी डैश पनिश्ड फॉर हर केयरलेसनेस। इफ सी डैश हर आइडेंटिटी कार्ड, यदि क्या इसमें आ जाएगा लूज या विल वुड बी। इफ सी लूजेज हर आइडेंटिटी कार्ड, यदि वो अपना पहचान पत्र को लूज कर देती है, सी विल बी पनिश्ड फॉर हर केयरलेसनेस, तो उसे उसकी केयरलेसनेस के लिए क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। यहाँ तो लूज क्यों नहीं आएगा, देखो ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक वचन है और एक वचन के साथ या तो एस आता है या फिर ई एस आता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड है लूजिज, ठीक है। थर्ड है विल लूज, इफ़ सी विल लूज आइडेंटिटी कार्ड, यदि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड खो देगी तो उसे शी वुड बी पनिश्ड फॉर हर केयरलेसनेस, ये भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा लूजिज और विल बी। इफ़ सी लूजिज हर आइडेंटिटी कार्ड, यदि अपना वो आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र गुम कर देती है तो सी विल बी पनिश्ड फॉर हर केयरलेसनेस, तो उसे उसकी लापरवाही के लिए क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, चूज द वन, हमने एक को चूज करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इटैलिक इडियम या फ्रेज। जो इडियम या फ्रेज दे रखे हैं उसका हमने अर्थ निकालना है, उसका मीनिंग बताना है। पंडित नेहरू वाज बोर्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न, जन्म हुआ विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। देखो इडियम और फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज तो वाक्यांश का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैज़ नॉट ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। और इडियम में क्या होता है, एक एक वर्ड का अर्थ न लग करके
एक एक वर्ड का अर्थ न लग करके जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसका इकट्ठा एक मीनिंग होता है, उसे इडियम कहा जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नेहरू का जन्म हुआ सिल्वर की स्पून इन हिज माउथ, कि उसके मुंह के अंदर एक सिल्वर की चम्मच थी, इसका मतलब ये नहीं होता। ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है अमीर घर में जन्म लेना, किसी शाही परिवार में जन्म लेना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था वो एक शाही परिवार के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेना, बोर्न इन ए वेल्थ फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना, बोर्न इन ए फैमिली ऑफ नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी जो फैमिली होती है उसमें जन्म लेना, या बोर्न इन ए फैमिली ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, या ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां बुद्धिजीवी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वेल्थी जो फैमिली होता है उसमें जन्म लेना, दैट इज़ कॉल्ड ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है धनी परिवार में जन्म लेना। और छठा है हमारा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, हमने जिस वर्ड की स्पेलिंग सही है उसको फाइंड आउट करना है। OCCURED, अक्कड़ घटित होना, OCCURED अक्कड़, OCCURED तो सही मीनिंग आ जाएगा ये डबल सी और डबल आर। ठीक है, वैसे तो अक्कर होता है OCCUR, अक्कर घटित होना, लेकिन सेकंड फॉर्म जब आएगी तो डबल आर हो जाएगा। वैसे अगर सिंगुलर है तो ये होता है OCCUR, अक्कर घटित होना, अक्कर मीन घटित होना, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डबल आर बन जाता है, अक्कड़ घटित होना। तो एग्जैक्ट जो स्पेलिंग करेक्ट ये है। अगला क्वेश्चन है, When her husband was dash the office, she sat down dash window, fill in the blanks, खालिस्तान बनना, हमने प्रपोजिशन भरनी है। When her husband was at the office, जब उसके in या फिर by, in और on। When her husband was in the office, she was sat by the window, ये नहीं आएगा। When her husband was at the office, in the office, she was sat on the window, खिड़की के ऊपर बैठी थी, ये भी नहीं आएगा। When her husband was at the office, जब उसके पति ऑफिस में थे, she sat down by the near the window, तो खिड़की के पास बैठी थी। एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सिनोनिम्स इन द मीनिंग, हमने इसका समानार्थक ढूंढना है। फ्यूरर, फ्यूरर हिटलर को भी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था उसको फ्यूरर बोला जाता है। फ्यूरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। इसका सिनोनिम्स ढूंढना है समानार्थक। वरी, चिंता करना, आफ्टरनून ये भी नहीं आएगा, फ्लक्स ये भी नहीं आएगा, एक्साइटमेंट यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, एंगर होना, उसको बोलते हैं फ्यूरर। तो एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगा एक्साइटमेंट। फ्लक्स होता है ए सीरीज ऑफ चेंजेज, कोई यानी बदलाव की एक सीरीज, यानी कंटिन्यूअस चेंज, लगातार किसी चीज़ में परिवर्तन होना, उसको कहा जाता है फ्लक्स। और फ्यूरर ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन बिकम वेरी एंग्री एंड अपसेट, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, उदास हो जाता है, उसको कहा जाता है फ्यूरर। और नौवां जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। 4 विकल्प दे रखे हैं, सबसे बेस्ट एक्सप्रेस बताना है वर्ड कौन सा जो सही मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग, जो किस में लगे हुआ, एंगेज होता है काम में लगे होना, फाइटिंग ए बैटल ऑफ वार, जो युद्ध में लड़ाई के अंदर लिप्त है, लगा हुआ है, क्या उसको फाइटर बोलते हैं या मिलिट्री बोलते हैं या एमेच्योर बोलते हैं या बिलीजरेंट बोलते हैं। बिलीजरेंट, फाइटर होता है लड़ाकू, मिलिट्री आपको पता ही है, एमेच्योर होता है शौकिया, एमेच्योर मीन शौकिया। वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, जो सिर्फ खुशी के लिए काम करता है उसको कहते हैं शौकिया, एमेच्योर, एमेच्योर बोलते हैं इसको, एमेच्योर, शौकिया। स्पेलिंग पूछ लेते हैं कई बार, इसका उल्टा आ जाएगा प्रोफेशनल। तो जो लड़ाई के अंदर, वार के अंदर लिप्त होता है उसको बिलीजरेंट बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, BELLIGERENT, बिलीजरेंट।
तो आज के इस सेशन में हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, 9 और 5 14 क्वेश्चन किए हैं, 14 या 15 के आसपास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और यदि आपको ये मेरा सेशन एक्चुअली में पसंद आया है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। और आगे भी मैं एसटेट के, सीटेट के जो एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बनाता रहूँगा। थैंक यू।